हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे अकाउंटेंट है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमारे पास में बहुत अच्छा नॉलेज है, हमारे पास में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब हम कहीं अच्छी पोस्ट पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं जिसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं, तो हमें सर डीमोटिवेशन आ जाता है कि हमारे पास में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी हमारी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं अकाउंटिंग रिलेटेड, जो आपके ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब सर एक बात मुझे आप बताइए कि आप कितने लंबे समय तक अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रही हो। कोई बोलता है कि सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, कोई बोलता है मैं 7 साल से काम कर रहा हूं। यस, मैं मानता हूं कि आप 7 साल से काम कर रहे हो, 8 साल से काम कर रहे हो। अब बात यहां पर आती है कि सर आपने कितनी जॉब चेंज की। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, और आपने 7 साल में कितनी जॉब चेंज की। तो कोई बोलेगा कि सर मैंने 2 जॉब चेंज की, एक मैंने सर 4 साल तक काम किया था और दूसरे में मैं 3 साल तक अभी तक काम कर रहा हूं। अब आप मैं ये बताता हूं कि सर 4 साल तक आपने कहां पे जॉब की थी, तो ये बोलेगा कि सर मेरे एक पार्टनरशिप फर्म या प्रोपराइटरशिप फर्म थी, वहां पर मैंने जॉब की थी। और दूसरा, यहां पर अगर मैं मान करूं तो सर एक कंपनी है, उस कंपनी की मैंने जॉब की है, यहां पर मैं अभी जॉब कर रहा हूं। अब सर बात यह आती है कि यहां पर आप क्या काम कर रहे थे और यहां पर आप क्या काम कर रही हो, दोनों में डिफरेंस अगर है तो फिर आप एक सही प्रोग्रेस पर जा रही हो। अब बात करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 1 साल काम किया, फिर दूसरे साल किया, फिर तीसरे साल किया और फिर चौथे साल किया। यहां पर आपने 5वें साल किया, 6ठे साल किया और 7वें साल किया, यानी कि 7 साल तक आप काम कर रही हो। यह आप मान सकते हो कि मेरे पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन सर इस एक्सपीरियंस के अंदर आपने नॉलेज क्या बढ़ाया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह आती है। एक, जब आपने अकाउंटिंग फील्ड को स्टार्ट किया था जीरो से, यानी कि आप बिल्कुल फ्रेशर थे, फ्रेशर से आप एक्सपीरियंस 7 साल के एक्सपीरियंस पर पहुंचे, तो यहां पर आपने नॉलेज किस तरह से आपने बढ़ाया। अब मैं आपको ये मान के बताता हूं। ये मान के चलते हैं कि सर आपने 4 साल तक यहां पर काम किया, 1 साल तक आपने जो कुछ भी काम उस कंपनी या उस फर्म के अंदर किया होगा, वही की वही रिपीट आपने इस पर किया, वही का वही फिर से रिपीट आपने उस पर किया, और फिर से आपने वही रिपीट, यानी कि 1 साल के अंदर जो बंदा सीख जाता है वो कंटिन्यूसली 3 साल तक, आगे वाले 3 साल तक काम करता है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होते। अगर मैं एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच के सभी ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, फाइनल, ये वो अगर मैं सब कुछ कर लेता हूं, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वही रिपीट होगा, इसके नेक्स्ट ईयर वही रिपीट होगा, इसके नेक्स्ट ईयर वही रिपीट होगा। यानी कि आप यहां पर आप सिर्फ साल गिन रहे हो कि मेरे साल में कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन काम तो वही कर रहे हो ना जो आप पहले साल कर रहे थे। अब यहां पर भी अगर चीज है कि सर आप 5वें साल में आपको जो काम मिला होगा वही काम आप 6ठे साल कर रहे हो, वही काम आप 7वें साल कर रहे हो, तो वहां पर आपका नॉलेज तो इंक्रीज हुआ नहीं, बस आप एक्सपीरियंस की बात करते हो कि मेरे पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि पहले आप थोड़ा सा टाइपिंग धीरे करते थे, फिर हो सकता है कि पहले आप टेली को धीरे चलाते थे, अब आप स्पीडली वर्क कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हो। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी इसमें एक्सपर्टाइज आ गई होगी। लेकिन अगर आपने आपके नॉलेज को नहीं बढ़ाया है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास में 7 साल का एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर, वो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है सर आपका। वो एक्सपीरियंस था, आप ये मान के चलो कि मैंने एक ही कंपनी के अंदर 7 साल तक वही रिपीट 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 मैंने काम किया हुआ। अब सर यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आप एक कंपनी को स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, एक कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, और वो इंटरव्यू में अगर जो क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हो, तो यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करते हैं वो पॉइंट्स को, और स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कहीं पर भी जाते हो और आपको इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर किस तरह से दे पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर एक होती है सर अकाउंटिंग इक्वेशन। हम सर बात काम करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स परचेज की एंट्री करते हैं, यह सब कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या होता है, कुछ बेसिक नॉलेज होता है ना, वो नॉलेज हमारे पास में नहीं होता है।
और हम एडवांस लेवल की बात करते हैं कि सर मैं तो जीएसटी की रिटर्न फाइल कर लेता हूं, मैं ये फाइल कर लेता हूं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता है ये 11th में जब हम स्टार्टिंग में कॉमर्स पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, वहीं पर आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बाकाब करती है कि सर एसेट्स बराबर लाइबिलिटी, यानी कि आपकी जितनी एसेट्स होगी उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज होगी। अब हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट अभी हम इसको टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, बाकी अभी बैलेंस शीट बनाने का तरीका चेंज हो चुका है। तो यहां पर सर आपके इस साइड में क्या आती है, लाइबिलिटीज आती है, और इस साइड में आपकी क्या आती है सर, एसेट्स आती है। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आता है सर आपका कैपिटल, और दूसरी चीज आती है यहां पर लाइबिलिटी, और इस साइड में आता है सर आपका कैपिटल, सॉरी एसेट। अब इसमें एसेट्स कितने टाइप की होती है, अलग अलग होती है। फिक्स एसेट भी होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। नॉन करंट एसेट्स में भी अलग अलग टाइप की होती है, करंट एसेट्स के अंदर अलग अलग टाइप्स होती है। तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ में हम यहां पर बात करते हैं सर कैपिटल की, और साथ में बात करते हैं लाइबिलिटी। कैपिटल के अलावा जितनी भी अदर चीजें होती है वो सब लाइबिलिटीज में जाती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अब यहां पर अगर हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 1,00,000 रुपये थे, मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपये थे, और 1,00,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं, क्या बनाता हूं, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं तो 1,00,000 रुपये में किधर डालूंगा सर, कैपिटल में, यानी कि 1,00,000 रुपीज मैंने डाले कैपिटल में, और इधर मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल कैश में है 1,00,000 रुपीज। क्या हो गया, कैश में। तो ये क्या हो गया सर, एक अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, इज कैपिटल बराबर कैश, यानी कि ये आपका क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या किया कि आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपने आपके किसी दोस्त को उधार में दे दिए। किसको दिए, उधार में। किसको दिए, फ्रेंड को दिए। तो यहां पर क्या होगा कि सर 50,000 रुपये आपके यहां से खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यहां पर आपके लोन्स एंड एडवांस में एक चीज चली जाएगी जिसमें आपने किसी पर्सन को पेमेंट दिए हैं 50,000 रुपीज। तो अभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी ऑलवेज बराबर होती है 1,00,000 रुपये। तो इस तरह से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज सेम होती है, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटीज का एसेट साइड का फिगर और क्रेडिट साइड का फिगर जो होती है, लाइबिलिटीज और एसेट साइड का जो फिगर होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हो, इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब यहां पर लाइबिलिटीज के अंदर आपको दो चीज कवर करनी है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हमारी जो एसेट होती है, हमारी जो एसेट्स होती है वो एसेट होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। क्लियर हो गया। चल अब बात करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस है, यानी कि जिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसका हमारा मेन पर्पस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, क्या करता है सर, ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई उसने गुड्स परचेज किया और उस गुड्स पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो किसी और पर्सन को सेल्स कर देता है, तो ये उसका ऑपरेटिंग बिजनेस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है आपका सेल्स, वो भी आपका नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल्स। सेल्स माइनस COGS, ये आपका निकलता है सर ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर आप सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रॉस COGS क्या होता है, तो COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, उस प्रोडक्ट को मैं कितने में सेल कर रहा हूं, उसके ऊपर मुझे जो भी प्रॉफिट मिला वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ से, ट्रेडिंग अकाउंट से समझते हैं कि ये क्या बोलता है सर, हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। किसी भी बिजनेस के जो ट्रेडिंग बिजनेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स को अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर सबसे ऊपर आता है सर ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रीवियस ईयर का मेरे पास में कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं अभी बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल 26-27 की।
तो 1 अप्रैल 2026 को 1 अप्रैल 2026 को मेरे पास में कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो मैं इस साल सेल करूंगा। किस साल करूंगा मैं? इस साल, यानी कि 26-27 में। तो वो भी मेरी एक कॉस्ट का पार्ट है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक यहां पर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? इस साल मैं सेल परचेस करूंगा, यानी कि कुछ और नया गुड्स में परचेस करूंगा, तो वो परचेस फिगर मेरे यहां पे आ जाएगा। और साथ में मैं कुछ रिटर्न भी कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी गुड्स परचेस किया, अब वो गुड्स मेरा डिफेक्टिव निकला या कुछ और अदर रीजंस हो गए, तो मैं क्या करूंगा? उसको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो जो नेट फिगर आएगा उसको बोलते हैं नेट परचेस। तो नेट परचेस मेरा इस बार आ गया। फिर मैं क्या करूंगा सर? सेल्स करूंगा। जो भी गुड्स होगा उस गुड्स पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मैं उसको सेल्स करूंगा। देन मेरे पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचा रहेगा सर। मेरे पास में क्या होगा सर? क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा। दैट मीन्स कि मेरे पास में सर ओपनिंग स्टॉक 100 थे, मैंने 50 और परचेस किए, 150 हुए, और मैंने 130 सेल कर दिए। तो मेरे पास में अभी भी कितने बचे हुए हैं? 20 प्रोडक्ट बचे हुए हैं। तो 20 प्रोडक्ट मेरे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, जो मैं नेक्स्ट ईयर सेल करूंगा। तो यहां पर फिगर, फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, तो ये हमारा फिगर आ जाएगा। और यहां पर आपका जो फिगर आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से सिंपल निकलता है इस तरह से। अब बात करते हैं कि सर आपने बताया सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि सर आपने जो गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या आई थी। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका आता है सर सीओजीएस, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको कोई पूछे कि सर सीओजीएस क्या होता है, तो आपको ये बताना है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालिए सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलेगा सीओजीएस, सॉरी, सेल्स माइनस सीओजीएस, यानी कि जो गुड्स सोल्ड हुआ उसकी जो कॉस्ट आई वो आपका सीओजीएस बन जाता है। अब इस एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल है 5 लाख का, ये है सर मेरा सेल। क्लोजिंग स्टॉक है सर मेरे पास में 1 लाख रुपए का। 50,000 रुपए का सर मैंने ओपनिंग स्टॉक था, और 6 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का मैंने नया गुड्स परचेज किया। अगर मैं बात करूं कि मेरे यहां पर कॉस्ट आती है सर 6 लाख रुपीज, कितना आता है? 6 लाख रुपीज। तो इधर भी मेरे 6 लाख रुपीज होने चाहिए क्योंकि फिगर सेम होते हैं। 6 लाख में से 3 लाख, तो यहां पर आ गया फिगर 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 मेरा क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको सीओजीएस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीओजीएस निकालता हूं। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में कितना है सर? मैं किसी अदर पेन से लिखूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, शायद इस वाले से। चलो, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में कितना है सर? 15,000। नेट परचेज कितना है मेरे पास में? 3 लाख। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपया। तो सीओजीएस मेरा क्या निकल जाएगा? 3.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपया। सीओजीएस मेरा क्या आ गया? 2,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। सेल्स कितना है सर? 5 लाख। तो 5 लाख रुपीज मेरा क्या है सर? सेल्स है। सेल्स माइनस सीओजीएस कितना है मेरा? 2,50,000। तो ये फिगर आपका आ जाता है 2,50,000 रुपीज। यही 2,50,000 और यही आपका 2,50,000 दोनों प्रॉपर मैच कर रहा है। बस ये है कि आपको फॉर्मूलेज में उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये एक इक्वेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इस तरह से फॉर्मूलेज आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या समझा? हमने समझा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हमने समझा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात करते हैं कि कोई पूछता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है? जीपी रेशो निकालो आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। अब कोई बोलता है कि सर आप जीपी रेशो निकालो। अब जीपी रेशो कैसे निकलेगा सर? आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो आपका सेल्स कितना है सर? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। और आपका सेल्स कितना है सर? 5 लाख रुपीज। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना हो गया? 50%। यह आपका क्या है सर?
रेशो है। क्लियर हो गया? चलो सर, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम मूव करते हैं, वो है सर हमारा नेट प्रॉफिट। अभी हमने बात की सर ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, वो किसी बिजनेस के ऑपरेटिंग का होता है कि मैंने कितना गुड्स परचेस करके गुड्स को सेल्स कर दिया। अब सर यहां पर आप एक चीज और समझोगे कि अगर यहां पर हम फ्रेट चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ध्यान से समझना उस चीज को, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और अलग से एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो फ्रेट चार्जेस है या बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके हम उसको लेके जा सकते हैं, फिर हम उसका सीओजीएस निकालते हैं। लेकिन हम यहां पर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं एज ए ट्रेडिंग बिजनेस की। मैन्युफैक्चरिंग के फैक्टर में थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो उसकी प्रॉपर तरीके से कॉस्ट शीट बनती है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के एक्सपेंस होते हैं। प्राइम कॉस्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, अदर ओवरहेड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे। लेकिन हम इसको एज ए ऊपर से अगर हम इस चीज को समझें तो ये ऐसी होती है। अब बात करते हैं कि सर नेट प्रॉफिट की। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट हमारा लिखता है सर ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आया था, प्लस अदर इनकम। अगर आपके पास में कोई अदर इनकम है, बिजनेस के अलावा और कोई इनकम आती है, वो माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप इन चीजों को डिवाइड करते हैं तो यहां से आपको निकलता है सर नेट प्रॉफिट। अब सर अदर एक्सपेंसेस क्या होता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरे पास में आ गया। अदर इनकम क्या होती है? अदर इनकम का मतलब कि सर इसके अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिला, कोई कमीशन मिला, कोई डिस्काउंट मिला, ऐसा कुछ भी अगर कोई इनकम्स होती है, तो उस इनकम को हम कहां पे लेके जाएंगे? या तो आप उसको प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ डायरेक्टली, या फिर उसको अदर इनकम में लेके जाओ। दोनों सेम ही है। जब उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा ना, तो उसके अंदर उसका जो भी इफेक्ट है, वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसका चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि उसको आप कैपिटल में लेके जाओ या फिर उसको अदर इनकम में लेके जाओ, कहीं पर भी आप उसको रख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर किसी भी बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर किया कि रेंट अकाउंट, रेंट पेड किया, हमारा ऑफिस था तो रेंट पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, फिर हमने सर हमारे ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी दी। कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस अलग होते हैं, कुछ इंटरेस्ट हमने लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, और कुछ बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो बिजनेस के इन एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास में जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब सर एक चीज और, बहुत सारे पर्संस होते हैं कि सर आपने कमाया कितना, क्या बोलते हैं, आपने कमाया कितना, यानी कि कितना आपने कमाया। अब सर जो सेल्स है, ये सेल्स क्या आपके इनकम है? अगर हम इसको बोले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सेल्स क्या आपकी इनकम है? आंसर इज नो, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपका टर्नओवर है। इसको क्या बोलते हैं सर? टर्नओवर। सेल्स जो होता है उसको टर्नओवर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि सर किसी की इनकम कितनी है, तो इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट। सर उसने कमाया कितना अल्टीमेटली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरा एक ही एलईडी का बिजनेस है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको, बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास में सर एक एलईडी टीवी है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की। कितनी है? जो भी अमाउंट फिगर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, चल 10 लाख रुपए का मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, 10 लाख रुपए का। ये मैंने क्या किया सर, फॉर एग्जांपल 7 लाख में मैंने परचेज किया था। कितने में परचेज किया था? 7 लाख में। तो मेरा परचेज कितना है? 7 लाख रुपया। अब मेरा सेल्स कितना है? 10 लाख रुपया। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपीस। अब अगर मैं पीएनएल निकालू, आज सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो 3 लाख रुपीस। अदर इनकम कुछ है? आंसर इज नो। फिर मुझे एक्सपेंसेस माइनस करना है। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप थी, मैंने रेंट पे किया, फॉर एग्जांपल 50,000 का रेंट पे किया, 50,000 मैंने सर सैलरी दे दी, 10,000 रुपये मैंने अदर एक्सपेंसेस किए, और 40,000 रुपये कुछ और इंटरेस्ट ऐसा कुछ करके मेरा हो गया। तो 5, 50, 1 लाख और 1,50,000 मेरे कुछ अदर खर्चे हो गए। तो अब मैं घर पे कितना लेके जाऊंगा? 3 लाख रुपीस तो मेरा उससे प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख रुपया मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्चा हो गया। तो मैं घर कितने लेके जाऊंगा? 1,50,000। ये है मेरी प्रॉफिट, ये है मेरी इनकम। क्लियर हो गया आपको? अगर कोई पूछे आपको कि सर आपकी इनकम क्या, इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट। एक होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम, वो भी उसमें एक्सपेंसेस इतने माइनस नहीं होते, वो डायरेक्टली या तो आप इसको कैपिटल में लेके जा सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं सर हम इनकम। अब आता है सर बाद में
नेट प्रॉफिट रेशो। अगर आपको कोई पूछे कि सर एनपी रेशो आप कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा चीज है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये आएगा सर आपका नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट अभी कितना आया सर आपका 1.5 लाख का, सेल्स कितना था आपका 10 लाख का, 100% कीजिए तो 15% का आपका क्या आ गया सर नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3 लाख है और 10 लाख रुपए का सेल्स है, इंटू 100 तो 30% आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, 15% आपका नेट प्रॉफिट आया। क्लियर हो गया आपका यहां तक इजीली, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब आगे एक और कंसेप्ट समझते हैं और ये है सर एफएम का पार्ट, और एफएम के अंदर ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं EBIT। ये फॉर्मूला, ये नाम आपने सुना होगा, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आपने सुना होगा EBIT। EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का मतलब होता है इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मेरा कोई भी प्रॉफिट है जिसमें मैंने इंटरेस्ट का फिगर अभी तक नहीं पे किया हुआ है, यानी कि इसमें माइनस नहीं किया हुआ है, और साथ में जो भी मेरा इनकम टैक्स होता है उसका पेमेंट मैंने माइनस नहीं किया हुआ है, तो इसके ऊपर का जो प्रॉफिट होता है, इसके पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको EBIT बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मैं उसमें से क्या कर दूं सर, अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस करने के बाद आपकी आ जाती है सर नेट अर्निंग। तो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं EBIT, EBT। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा और शार्क टैंक में पूछते हैं कि आपका EBIT कितना है, आपका EBT कितना है, तो ये जो होते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलो सर, एक और कंसेप्ट आता है, कोई पूछता है कि सर हमारी टोटल इनकम कितनी है। अब सर यहां पर टोटल इनकम के अंदर क्या बात आता, क्या सेल्स मेरी इनकम है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेल्स हमारा टर्नओवर माना जाता है, टोटल इनकम नहीं है। टोटल इनकम का मतलब होता है कि मेरा बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ था, बिजनेस से मुझे कितना मिला था, प्लस मेरी अदर इनकम कितनी है। अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल वो बिजनेस से कमा रहा है, फॉर एग्जांपल साल के 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, और उसकी अदर इनकम है, फॉर साथ में वो कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करता है और उसको 10,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, तो 1,20,000 रुपये सर उसको सैलरी मिली, प्लस 50,000 रुपीज उसकी FD थी, वहां से उसको इंटरेस्ट आया, तो यानी कि 1,70,000 उसकी अदर इनकम्स हो गई, 1,70,000 उसकी अदर इनकम हो गई, 5 लाख रुपए उसके यहां से हो गए, तो ये हो गया सर 6,70,000 उसकी टोटल इनकम है। कितनी इनकम है, 6,70,000 उसकी टोटल इनकम। कितनी इनकम, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स जो भी होगी उस पर्सन की, उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। अब बात करते हैं सर, नेक्स्ट आता है सर आपका कैश बैलेंस, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर जब अगर हम बात करते हैं तो हमें कैश बैलेंस लिखना होता है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कैश के अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी किसी भी डेज आपका कैश माइनस में नहीं जाना चाहिए, और 10,000 रुपये से ज्यादा अगर आप किसी को एक दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको समझना होगा कि वो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, तो एक दिन के अंदर आपको 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करना है। तो कैश बैलेंस कैसे निकलेगा सर, ओपनिंग कैश मेरे पास में कितना था, रिसीव मैंने कितना किया, और पेमेंट मैंने कितना किया, तो इससे मेरे पास में क्या निकलेगा सर, कैश बैलेंस निकल जाएगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें तो इतना कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सर आपका बैंक रिकंसिलिएशन। अब सर अगर आपसे कोई पूछे कि बैंक रिकंसिलिएशन करने की जरूरत क्यों होती है, बैंक रिकंसिलिएशन करने की जरूरत क्यों होती है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास में 2 बुक्स है, यानी कि बैलेंस एज पर बुक्स, क्या होता है सर, बैलेंस एज पर बुक्स, बुक्स का मतलब होता है मेरा टेली का डेटा या जिस भी सॉफ्टवेयर में मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, और दूसरा होता है सर बैलेंस एज पर
बैलेंस एज पर बैंक, ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक में अभी 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैंने क्या कर दिया, किसी को एक चेक दे दिया। क्या कर दिया, चेक दे दिया। कितने का दे दिया सर, 2 लाख रुपए का दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, उस चेक की एंट्री तुरंत पास कर दूंगा अपनी बुक में कि पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पार्टी का अमाउंट भी मेरे यहां से कम हो जाएगा और साथ में बैंक का भी बैलेंस मेरे यहां से कम है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में 2 लाख रुपए मेरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा कि मेरी बैंक से 8 लाख रुपए मेरे कम हो जाएंगे। तो मेरी बुक्स के अंदर 8 लाख रुपए मेरे को बैंक बैलेंस दिखेगा। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं तो अभी भी बैंक में 10 लाख रुपीज है, क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक में गया नहीं है। वो चेक जब बैंक में जाएगा, बैंक से विड्रॉल होगा, तब जाके मेरे बैलेंस दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर तो सर आपका 10 लाख रुपया है और यहां पर 8 लाख है। तो ये जो 2 लाख का जो डिफरेंस है, उस 2 लाख के डिफरेंस को हमें फाइंड करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन करने की जरूरत होती है। अब एक और चीज समझना कि 90 डेज तक आपका कोई भी चेक वैलिड होता है। 90 डेज के बाद में उस चेक जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को कोई भी चेक इश्यू किया है और 19 डेज के अंदर अगर वो क्लियर नहीं हुआ है, तो वो एक्सपेंसेस आपका माना नहीं जाएगा। उस एक्सपेंसेस को एंट्री को आपको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। या फिर अगर आपने ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको इनकम के अंदर वापस लेना होगा। ये चीज आपको समझनी है। चल एक और चीज आती है, कोई पूछता है सर अगर आपको कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 11-12 का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग के अंदर पूछा जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस का सिंपल मतलब होता है आपके पास में जितने भी लेजर हैं, आपके पास में जितने भी लेजर हैं आपकी बुक्स के अंदर, उन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस, इन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस के लेजर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किए जाते हैं। सर एक एग्जांपल के साथ में आप समझा दो तो हमको इजीली क्लियर हो जाता। चलो समझा देते। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक लेजर एक पार्टी है रमेश, जिनसे मैं क्या करता हूं, गुड्स परचेज करता हूं। तो ये मेरे लिए क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर से क्या कह रहा सर, मैंने उसका ये इस तरह का एक लेजर्स बनाया, यहां पर मैं उसका पेमेंट लिख रहा हूं और यहां पर मैं उसके ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में उससे गुड्स परचेज किया, तो जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो यहां पर तो सर ये है लाइबिलिटीज और ये है एसेट्स, यानी कि ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। क्लियर। यहां पर क्या होगा सर, ये है आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। तो अब यहां पर मैं एंट्री पास करूंगा, क्या एंट्री पास करूंगा, एसेट्स यानी कि पार्टी अकाउंट गुड्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी में यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। कितना बैलेंस है सर, 1 लाख रुपए का। क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या किया, 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, पार्टी अकाउंट डेबिट टू, तो पार्टी को डेबिट करो, किसको करो, रमेश को करो, यानी कि सर बैंक से गया होगा ये, कितने का, 50,000। तो अभी बैलेंस कितना बचा, 50,000। अब ये कौन सा बैलेंस है सर, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं अगर ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बनता है इस तरह से, ये इस तरह से, यहां पर मेरा होता है डेबिट और यहां पर मेरा है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होते हैं, तब जाके आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल प्रॉपर तरीके से मैच करते हैं। तो यहां पर मेरे पास में रमेश का एक लेजर आएगा। अब रमेश का लेजर क्रेडिट है तो मैं यहां पर लिखूंगा सर 50,000 रुपीज क्रेडिट। ठीक है। एसेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बैंक है और बैंक का बैलेंस मेरे पास में है 50,000, तो मैं यहां लिखूंगा सर 50,000। तो इस तरह से मैं ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है और ट्रायल बैलेंस से फिर हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होती है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक सिंपल बात मैंने अभी भी और भी समझा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि सर मेरे पास में जो भी गुड्स है जिनका मैं बिजनेस करता हूं, वो अगर एंड ऑफ द ईयर मेरे पास में रह जाते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट ईयर सेल करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है उसका एक फॉर्मूला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से ये बोलता है कि सर कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे मान सकते हैं। अब से इंपॉर्टेंट चीज आता है डेप्रिशिएशन। अब सर डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि मेरे पास में अगर कोई भी फिक्स एसेट है जिनका यूज मैं मोर देन 1 ईयर से ज्यादा करता हूं,
उस एसेट्स पर मुझे क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगर मैं किसी कंपनी की बात करता हूं तो वहां पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से एसएलएम मेथड भी यूज होता है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डब्ल्यूडीवी मेथड यूज होता है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, अगर मैं एलएलपी की बात करूं, अगर मैं इंडिविजुअल फर्म की बात करूं, अगर मैं एचयूएफ की बात करूं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड आपका यूज होगा। तो डब्ल्यूडीवी मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास में एक फर्नीचर एक एसेट है तो उस पर आपको 10% के हिसाब से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक याद रखनी है कि अगर मैंने कोई एसेट्स विद इन ईयर अगर मैंने परचेज की है तो वो अगर मैंने 180 डेज से ज्यादा अगर होल्ड की है, 180 डेज से ज्यादा अगर मैंने उसको होल्ड की है तो 100% डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर मैंने उसको लेस देन 180 डेज यूज की है तो मुझे 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल बताओगे क्या? बिल्कुल, चल तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 26-27 की अगर हम बात करते हैं और मैंने कोई एसेट्स परचेज की 1 जुलाई 2026 को, कितने की? 1 लाख रुपए का सर मैंने फर्नीचर यूज किया, फर्नीचर परचेज किया। 31 मार्च 2027 को मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा इस एसेट पे। तो ये एसेट्स मैंने 30 सितंबर से पहले परचेज किया। 30 सितंबर से महीने अगर पहले परचेज किए हैं तो यानी कि ये अबोव 180 डेज में इसको यूज कर रहा हूं। अगर मैं अबोव 180 डेज अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 100% डेप्रिसिएशन। 100% डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि सर 1 लाख पे 10% के हिसाब से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना होगा। 10,000 रुपीज मेरा डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी और 90,000 रुपीज ये मेरा बैलेंसेस बचेगा जो मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग बैलेंस में लेके जाना होगा। क्लियर? चल, अगर ये मैं बात करूं कि अगर मैंने उसको 2 अक्टूबर 2026 को मैंने कोई एसेट परचेज की 1 लाख रुपए की, कब की सर? 2 अक्टूबर 2026 को। और मैं अब 31 मार्च 2027 को मैं क्या कर रहा हूं, इसका बैलेंस निकालूंगा यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो उस समय कैसे होगा सर? सिंपल है, 1 लाख का 10% रेट है, बिल्कुल सर 10% है, डिवाइडेड बाय 2, 50%। तो 50% कितना होता है सर? 5%। ऐसे मानो तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000। तो ये 5,000 डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज और 95,000 मेरी कॉस्ट यानी बचेगी, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जो नेक्स्ट ईयर मुझे फॉरवर्ड करना है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी होता है अगर हम अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम करने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, इससे आपका परफेक्शन बढ़ता है। अगर आप टेली के अंदर एंट्री कर रहे हो, बुक्स ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ई वे बिल बना रहे हो, अगर आप ये काम अगर कर रहे हो, ई वे बिल बना रहे हो, ई इनवॉइस बना रहे हो, रेगुलरली आप इस तरह के काम कर रहे हो, जीएसटी के चालान बना रहे हो, फिर आप ये सब चीजें जो काम कर रहे हो, तो इस काम से ये रेगुलरली आप एवरी मंथ करते हो ना, उसमें कोई नया तो है नहीं, वही डेटा है, वही सब कुछ है। तो जब तक आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप अपने जो अलग अलग चीजें जो होती है जिसका नॉलेज हमें नहीं होता है, अगर आप एक ही जगह पर अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो वही नॉलेज आपको मिल रहा है जैसे आप काम कर रहे हो, दूसरा नॉलेज मिलेगा कहां से? और अगर आप प्रॉपर तरीके से देखिए, इस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर बहुत पैसा है और उस पैसे को कमाने के लिए सब नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम ये मान के चलें कि अगर किसी को इसी फील्ड के अंदर 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और उसी को किसी फील्ड के अंदर 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नॉलेज का ही है, क्या कि बॉडी तो सेम है। तो जब तक आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका काम नहीं होगा। और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप जहां काम कर रहे हो वहां से आप और ज्यादा कुछ भी नहीं सीखोगे। और सीए के वहां पर तो आपको कुछ भी इतना कुछ नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उनका काम है सर, वो बिजनेस लेके बैठे हैं कि आपको ट्रेनिंग लेके बैठे और ट्रेनिंग में सिखाएंगे आपको। तो आप ये एक्सपेक्ट के साथ में अगर सीए के पास में जाते हो कि वहां पे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो भूल जाइए। जो काम आपको डेटा एंट्री का दे रहे हैं वहीं आप सीखोगे, इससे ज्यादा आप और कुछ भी नहीं सीखोगे। और दूसरी चीजें होती है कि जैसे उनके सीनियर्स जो होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो बैलेंस शीट बनाते हैं, 3CD रिपोर्ट फाइल करते हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये सब थ्योरिकल कंसेप्ट वो पढ़ चुके हैं, तब जाके वो ये काम कर रहे हैं। अब आपके पास में थ्योरिकल नॉलेज है नहीं और आप चीज प्रैक्टिकल करने की सोच रहे हो। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो और अच्छी तरीके से अपनी इस लाइफ के अंदर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर
ग्रोथ पाना चाहते हो तो एक बार आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर जितने भी अच्छे मॉड्यूल है जिसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आते हैं वो सभी मॉड्यूल आपको पढ़ने होंगे। तो इसके लिए सर हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम करके, जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल कवर होते हैं और सभी मॉड्यूल आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जाकर आप वहां पर जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर अभी इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आएंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।